नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज संवाद इंडिया के मंच पर हमारी राजनीतिक चर्चा का विषय है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेशों के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपनी उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं और लगातार जो पार्टियों के राष्ट्रीय नेता हैं और प्रादेशिक नेता हैं, वह लगातार चुनावी सभाएं करके मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो प्रदेश के मतदाता हैं, वह किस पार्टी को अपना मत देकर राज्य में उन्हें सरकार बनाने का विश्वास देते हैं और किस तरह से कौन सी पार्टी जनता के विश्वास अर्जित कर पाती है। यह इस समय यक्ष प्रश्न की भांति सभी के मन में है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम हिमाचल विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने लेकर आए हैं। तो संवाद इंडिया मंच पर आज की चर्चा में जो हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है, उनका मैं परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं सीधे हिमाचल धर्मशाला से जुड़े हुए उदयवीर पठानिया जी। उदयवीर पठानिया जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं हिमाचल के और विभिन्न समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में उन्होंने कार्य किया। अनेक वर्षों से वह कार्यरत रहे हैं और वर्तमान में अपना ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, जिसमें कि जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति है उसके बारे में उनका विश्लेषण बहुत ही चर्चित रहा है और बड़ा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं अपने विश्लेषण के द्वारा। साथ ही हमारे साथ सब लोग जी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है और राजनीति पर बहुत ही गहरी उनकी नजर रहती है, गहरी पकड़ है उनकी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं उदयवीर जी के पास जाता हूँ, क्योंकि उदयवीर जी सीधे धर्मशाला में बैठे हैं हिमाचल प्रदेश में और वहाँ की जो राजनीति है, किस दिशा में जाती दिखाई देती है, उसकी क्या दशा होती जा रही है, उस पर क्योंकि बड़ी सीधी उनकी गहरी नजर है हिमाचल प्रदेश में रहने के कारण। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो मतदाताओं की नब्ज है उसको वे भली भांति जानते हैं और अनेक वर्षों से उन्होंने राजनीति को जहाँ कवर किया, भाई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को भी उन्होंने बड़े नजदीक से देखा है कि वहाँ का मतदाता किस तरह से राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके काम को आंकता है, आकलन करता है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि वे हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हिमाचल की जो राजनीति है, वहाँ के जो मतदाता हैं बहुत ही जागरूक है राजनीति को लेकर, सरकारों के कार्य कामकाज को लेकर, और वे इसलिए 5 साल में सरकारें बदल देते हैं। किसी भी पार्टी को वहां पर वह एक छत्र राज करने का अवसर नहीं देते हैं। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि इस बार वहां पे यह रिवाज बदलेगा और हिमाचल के मतदाता हमें अपना समर्थन देंगे। वहीं कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार वहां पर रैलियां कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और प्रियंका गांधी ये कह रही हैं मतदाताओं से कि सरकार बदलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। तो ऐसे लिए कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाना होगा और जो युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे हैं या दूसरे अन्य जो समस्याएं हैं उसे कांग्रेस हल करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं उदयवीर जी के पास जाता हूँ। और उदयवीर जी, जैसे कि आप वहाँ के हिमाचल की राजनीति को वर्तमान में देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के मध्य मुख्य मुकाबला माना जाता है और ऐसा शायद होगा भी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां प्रयास कर रही है। तो आपका क्या आकलन है, आप किस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इस वर्तमान जो चुनावी राजनीति वहां पर हो रही है, जो चुनावी संघर्ष हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस के मध्य, आपका क्या नजरिया, उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है उदयवीर जी? आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, लेकिन हिमाचल के जो मौजूदा हालात हैं, आम आदमी पार्टी को उस वक्त एक एज मिला था जब वो पंजाब में प्रचंड बहुमत में आए थे। उसके बाद कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने हिमाचल पर पूरा फोकस किया। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ चीजें निकली, दिल्ली में सारे प्रकरण हुए, इनके जो प्रभारी थे यहाँ पे उनका प्रकरण हुआ, और पंजाब में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से एक जितनी हाइप एकदम से आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में ली थी, वो उससे भी डबल गति के साथ नीचे बैठ गई। तो अभी आम आदमी पार्टी ने पूरी सीट्स पे उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए हैं, जो कि उनकी पहले ही दौर में बैकफुट पे आने का एक सबूत है। रही बात भाजपा और कांग्रेस की, ये दोनों एक तरह से कहा जा सकता है कि ये लगातार सियासी जंग में ये दोनों आपस में जूझते रहे हैं। तो इस बार भी मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे शायद 1-2-3% का वोट फ्लक्चुएशन कर ले, लेकिन इससे ज्यादा कहीं प्रभाव आम आदमी पार्टी का नजर नहीं आ रहा। तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी के मध्य जो लड़ाई आप देख रहे हैं, वह किस तरफ जाती आपको दिखाई दे रही है?
देखिए, जिस तरह से भाजपा का पूरे राष्ट्र स्तर पे एक तरह का ऑरा बना हुआ है कि ये अजेय हो चुके हैं, वैसी परिस्थितियां तो कम से कम हिमाचल में अजेय होने वाली नहीं है। उसकी मुख्य वजह यही है, हिमाचल में 2017 में पीढ़ी परिवर्तन कर दिया हाईकमान ने, क्योंकि घोषित किया था प्रेम कुमार धूमल को, जो कि पहले भी 2 बार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। और उसके बाद जयराम ठाकुर, जो अभी 5 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी हिमाचल में निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके पास बागडोर दे दी थी। लेकिन जिस तरह की आदत हिमाचल की जनता का एक जो मनोविज्ञान है, राजनीतिक मनोविज्ञान है, उसमें वो एक धाकड़ और एक जिसे कह सकते हैं कि मजबूत सीएम देखने की आदत हिमाचल की जनता को पड़ी हुई है। पहले दौर में वीरभद्र सिंह वो रहे, वो एक धाकड़ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और प्रेम कुमार धूमल का जो पहला कार्यकाल था, उसमें वो कुछ हद तक कमजोर दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी मर्तबा अपना कार्यकाल संभाला, तो प्रेम कुमार धूमल भी एक धाकड़ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सामने आ गए। तो लोगों को आदत पड़ी है यहाँ पे एक कंपैरिजन करने की टॉप लेवल की लीडरशिप के साथ, जो कि उसको लीड करेगा। हिमाचल में वो जलवा अभी तक पिछले 5 सालों में जयराम ठाकुर नहीं दिखा पाए हैं, जिसकी आदत हिमाचल की जनता को है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और इसी प्रश्न को लेके मैं सबलोग जी के पास जाता हूँ। सबलोग जी, आपने सुना उदयवीर जी ने वहाँ की राजनीतिक और जो मतदाताओं का जो माइंड सेट है उसके बारे में उन्होंने बताया। कहा कि जिस तरह से वहाँ की जो लोकल प्रादेशिक जो नेतृत्व है उसको वह मजबूत देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। जैसे उन्होंने वीरभद्र सिंह का नाम लिया, धूमल साहब का नाम लिया। और इस समय क्योंकि वीरभद्र सिंह जी मृत्यु कुछ समय पहले हुई और धूमल जी को टिकट नहीं मिला इस बार, जो भी भाजपा के कारण रहे। लेकिन जयराम ठाकुर जी जो 5 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वे अपने को उस तरह से मजबूती से प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर प्रजोट नहीं कर पाए, जिसकी संकेत दिए उदयवीर जी ने। और मैं एक बात और आपके इस प्रश्न में जोड़ता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भी एक रैली की थी और वहां पे इन्होंने मतदाताओं से ये कहा कि आप ये मत देखें कि कमल कट चुनाव चिन्ह देखें, केवल ये मत देखें कि किस टिकट पर कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है, कौन नेता है, कौन मुख्यमंत्री क्या है, आप केवल मोदी जी को वोट दें, मोदी जी के नाम पर। तो ये जो संकेत है और उदयवीर जी का जो कहना है, क्या यह बीजेपी को नुकसान कर सकता है? क्योंकि जो बीजेपी का जो वहां का मतदाता है वह स्ट्रॉन्ग नेता चाहता है अपना प्रदेश का। राष्ट्रीय नेतृत्व तो एक अलग विषय है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में सब लोग जी? प्रशांत जी, मैं उदयवीर जी को प्रणाम करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि दम है कि वक्त वहां पर दमदार नेता की जरूरत थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज इन्होंने खुल के पत्ते खोल दिए अपने कि मोदी के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। और मोदी का जो रिपोर्ट कार्ड आज तक है, अभी आपने कल ही देखा है कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन किया है, मतलब जो मान्यता मिली है स्वर्ण को, उसका फायदा हिमाचल में उनको मिलेगा। नंबर 2, इन्होंने एक प्रत्यक्ष कार्ड भी खेल दिया है कि समान नागरिकता संहिता है, तो ये समान नागरिकता का कानून है। तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल जैसा जो प्रदेश है, वो ठंडा प्रदेश है, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं उबल रहा है। उसको मैनेज नहीं किया है वहां पर। हिमाचल में संहिता का जो हिसाब है वो अंदर लोगों को, और यही वजह है कि 5 साल से ज्यादा कोई सरकार। सबलोग जी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है और फ्रिज हो गए हो आप, वीडियो ना आपका फ्रिज हो गया है। वैसे तो प्रशांत जी ऐसा है कि उदयवीर जी हैं और आप हैं, आपके सामने मेरी आवाज तो वैसे भी नहीं निकल पाएगी। अब मैं आता हूं अपनी बात पर। बेशक के हिमाचल में दो लॉबी, ब्राह्मण और ब्राह्मण, कभी ब्राह्मण ऊपर थे, कभी ठाकुर थे, ऐसे मतलब उसका वहां पर चलता था। आज की तारीख में अगर हम ये देखें कि हिंदूवादी दृष्टिकोण से बात चल रही है आगे, तो ब्राह्मण भी अब छात्रों के साथ आ गए।
अनुराग ठाकुर भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं वहां पर हिमाचल में। उसके बाद धूमल जी का टिकट काट दिया गया। एक संदेश उन्होंने दे दी कि भाई हम जो है परिवारवाद के नहीं है। इसका नेचुरली असर आएगा। जितना मर्जी आंख बंद करें, लेकिन राजनीतिक तौर पर उसका संदेश जाता है। अब आप आ जाइए वर्तमान स्थिति में। फौज, हिमाचल में फौज कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसमें वन रैंक वन पेंशन थी, उसको भी अभी तक ये भुना रहे हैं। उसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा, ये मेरा मानना है। अब इतने प्लस पॉइंट हो गए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इसके बाद मैं एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो मोदी ने वहां पर विकास की एक तरीके से जिंदा बहा दी। एम्स वहां पे बने हैं, यूनिवर्सिटीज वहां बनी है, पहले नहीं था। अब इस दौर में ये हुआ। तो एक पुरानी कहावत है कि खाता आग ले जाता है। तो जो प्रदेश इतना कुछ ले रहा है, मैं नहीं समझता कि मतलब मोदी को वो पीठ दिखाएगा। रही बात अब कांग्रेस की आ जाएगी। कांग्रेस ठीक है, जोर लगा रही है। प्रियंका गांधी वडेरा जो है वो रैली कर रही है। राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। और सारा दारोमदार प्रियंका गांधी वडेरा पर है। जो प्रदेश है, बेशक वो ठंडा प्रदेश है, लेकिन हाँ, गर्मी वो चाहता है। गर्मी विकास की भी चाहता है, गर्मी सुनवाई की भी चाहता है। लेकिन कांग्रेस के हाथ में अभी तक ये दो पत्ते नहीं है। जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी वडेरा भी अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो शायद इसमें। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। उदयवीर जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2-3% वोट वो काट पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इलेक्शन जो है 2-3% पे ही ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ तक कि हिंदूवादी दृष्टिकोण देख लीजिए, उसका पलड़ा ज्यादा भारी है हिमाचल में। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि हिमाचल में आपके अनुसार बीजेपी का पलड़ा भारी है। वर्तमान सरकार, मतलब आपका जो आकलन है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो मतदाताओं को लुभाने में सफल हो पाएंगे। निर्मल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या सुन पा रहे हो क्या मुझे? कि प्रशांत जी, उदयवीर जी ने तो गर्मी का एहसास करा ही दिया ठंडे इलाके में। तो निर्मल जी जो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, इतने में उदयवीर जी के पास जाता हूँ। उदयवीर जी, जैसे आपने सुना सबलोग जी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार वहां पर रही है और मोदी जी का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को जोड़ने में सफल हो सकता है। उन्होंने कुछ बातें गिनाई, जैसे कि वन रैंक वन पेंशन की बात कही, एम्स की बात कही, है ना। लेकिन एम्स भी मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ तक जो जानकारी है मुझे, वो पिछली सरकार के समय में ही उसका एक प्रोजेक्ट बन गया था और शुरू हो गया था। अटल टनल जो है वो भी शायद पिछली सरकारों के दौरान का ही कार्यकाल के दौरान की बातें हैं। तो वर्तमान में जो वहाँ पे सरकार चल रही है, जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह के जो लगाए जा रहे हैं, या मोदी जी की जो लोकप्रियता है, क्या वह जो सरकार से जो नाराज वर्ग है, क्या वो मोदी जी की लोकप्रियता वो सब चीजें मीट आउट कर सकती है? साथ ही एक वीडियो इस समय बड़ा वायरल हुआ था, आपकी जानकारी में तो होगा ही वो वीडियो, कि जो बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, फतेहपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, परमार साहब, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है कि मोदी जी उनसे फोन पे कह रहे हैं कि आप चुनाव ना लड़ें। तो यह जो वीडियो है, ये जो बातचीत है, क्या यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा इसमें दबाव के अंदर है कि वह अपने जो भी बागी कैंडिडेट है उनके, वह हर तरह से उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है, उन्हें बैठाने का प्रयास कर रही है? आप किस दृष्टिकोण से इस नजरिए को देखते हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे से चलूंगा, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा आपको इशारा किया था। भाई साहब ने कहा कि मोदी मैजिक। आप ये तय मान के चलिए कि एक किसी भी चीज की एक समय सीमा होती है, उसका एक पैरामीटर्स होते हैं। और अगर हिमाचल की मैं बात करूं, जिस तरह से इन्होंने कहा कि परिवारवाद खत्म हो गया, लेकिन हाल ही में बीजेपी ने 2 नेता पुत्रों को टिकट्स दी।
एक तो हालिया इसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे ठाकुर महेंद्र सिंह, उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट दे दी। परिवारवाद कहाँ से खत्म हुआ? एक यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटखाई, वहां पर पुराने मंत्री नरेंद्र बरागटा के बेटे ने आजाद चुनाव लड़ा। 6 साल के लिए भाजपा ने उनको निष्कासित किया और आम विधानसभा चुनावों में वहां पर उनके बेटे चेतन बरागटा जो हैं वो अभी फील्ड में उतरे हुए हैं। तो परिवारवाद की बात, या जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक, मैं वहां पे आऊंगा। धर्म जो हिमाचल है, यहाँ की जो एक साइकोलॉजी है वो बड़ी एक साफ सुथरी सी चलती है कि अगर ये करना है तो करना है। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं जरूर जिक्र करूंगा कि हिमाचल के जो चुनाव हैं वो नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से ज्यादा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए। जी जी किसी भी राज्य में नड्डा का दौरा तभी होता था जब एक तय समय सीमा के लिए, लेकिन पिछले कई दिनों से नड्डा हिमाचल में बैठे हुए हैं। और हैरानगी की बात है, खतरे की बात जो है, जो नजर आ रही है, वो ये है कि नड्डा अपने गृह क्षेत्र, जो कि विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर है, वहां पर वो डटे हुए हैं। आखिरकार भाजपा का एक दावा रहता है कि हम 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, हमारा इलेक्शन मोड से हम कभी अलग नहीं होते, हम आराम नहीं करते। फिर हिमाचल में इतनी ज्यादा जरूरत क्या पड़ गई कि दे धनाधन केंद्रीय नेताओं की रैलीज हो रही हैं, उन स्टार प्रचारक बाहर से आ रहे हैं, योगी जी को यहाँ पे लगाया गया है। वो संगठन कहाँ पे है, वो मजबूती कहाँ पे है जो कि 24/7 हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी को? तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई ऐसी जरूरत थी। तो शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने खतरा भांपा है, क्योंकि अगर हिमाचल हारा तो तय मानिए वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि इन लोगों का दावा है, भाजपा का दावा है कि हम पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा कि जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके घर में ही खतरा मंडरा गया? खुदा ना खास्ता अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो हार किसकी होगी? फिर हार वाया जेपी नड्डा, मोदी, शाह और योगी की जोड़ी की भी यहाँ पर हो सकती है। जी 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 एक पर्सन और साथ में जोड़ता हूं मैं। जैसे सबलोग जी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता की बात कही थी उन्होंने। जी हिमाचल में क्या ये मुद्दा कुछ जगह बना पाएगा? क्योंकि ये हिमाचल की अगर जो वहाँ का जाता हूँ, जनसंख्या है, जो इस तरह इसी से देखें, चांस तो है। वहाँ मुस्लिम तो मेरे ख्याल से 1.5-2% मुश्किल से हैं। तो वहाँ शायद ये मुद्दा मेरे ख्याल से क्या प्रभाव छोड़ पाएगा? क्या आप कहते हैं इस बारे में? खबर एक भी मसला नहीं है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम धर्म का जो राजनीति या तुष्टीकरण, जो मर्जी ध्रुवीकरण आप कह लीजिए, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जबरन एक ऐसा मुद्दा घुसाया गया कि यहाँ पे जो कम से कम हिंदू वोट है, जिसको भाजपा अपना एक मजबूत वोट बैंक मानती है, उसके यहाँ पर भी ये मैसेज है। इससे अलावा यहाँ पे कुछ चर्चा तक नहीं है इसकी। तो आप खुद सोचिए कि जब चर्चा नहीं है लोगों में चर्चा है ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, लोगों में चर्चा है महंगाई की, लोगों में चर्चा है अग्निवीर की। और हिमाचल एक ऐसा स्टेट है भाई साहब कि जहां से सेना में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं शहादत के लिए। अगर आप पुराने इतिहास को देखें तो स्वर्णिम इतिहास हिमाचल का रहा है। तो यहाँ पे एक बात बड़ी मशहूर है कि अक्सर शाम को भी कहीं मेरी बात हो रही थी कि अगर कोई कुछ ना करे तो उसको ये कहा जाता था कि चल तू तो फौज में भर्ती होने लायक ही है। अब ये बोल रहे हैं कि तू तो फौज के लायक नहीं है, 4 साल के बाद फिर वापिस आ जाएगा, फिर वैसे ही। तो मनोदशा, मनोविज्ञान जो कि हिमाचल की जनता का है, उसके ऊपर भाजपा बिल्कुल भी पकड़ नहीं बना पाई है। और जितना खुद टिकट आवंटन के लिए भाजपा के भीतर अभी बवाल मचा हुआ है, उससे अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व भी परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि हिमाचल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का घर है और घर में ही बवाल है। जब घर में बवाल होगा तो छोटे से छोटा सवाल भी जो जनता में है वो एक बहुत बड़ा अंधड़ या सुनामी बनकर उठता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि घर में अगर बवाल मच गया हो तो जहाँ घर का मुखिया उसको कैसे संभालेगा, और घर के मुखिया की प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे लग जाती है और तार तार होने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसमें कोई दुराय नहीं है। इसी प्रश्न को लेकर मैं सबलोजी के पास चलता हूँ। सबलोजी से आपने उदयवीर जी को सुना और उन्होंने वो बताई जो मनोदशा है वहाँ के मतदाताओं की, और जो मुद्दे वहाँ के मतदाताओं को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं इस समय। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम इस समय
और एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मुद्दा ज्वलंत बनता जा रहा है, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही महत्व वाला विषय बन गया है ये। साथ ही उन्होंने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की। तो ये जो विषय है, जो सीधा सीधा युवा पीढ़ी को और पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसने चाहे वो हिमाचल का मतदाता हो या देश में किसी भी क्षेत्र का मतदाता हो, उसने उस व्यक्ति को, महंगाई के ने हर व्यक्ति को प्रभावित इस समय वर्तमान में किया हुआ है। और ये हिमाचल में भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। और उदयवीर जी ने संकेत दिए कि हिमाचल में जो जेपी नड्डा जी हैं, भाजपा के अध्यक्ष, उनका गृह क्षेत्र है, गृह प्रदेश है, और वहां पर उनके क्षेत्र में ही बिलासपुर जहां से आते हैं, वहां बड़ी मारामारी इस समय मची हुई है, और जो बीजेपी के नेतृत्व के माथे पे पसीने ला रही है। आपका क्या सोचना है इस विषय पे कि ये मुद्दे हिमाचल में कितना प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं? सब लोग जी। अब जैसे वन ए ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम का इन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस को इसका फायदा होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर पुनर्विचार की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। जब ये शुरू हुई थी स्कीम, तब लगभग 14% के आसपास ब्याज मिलता था, जो कंट्रीब्यूशन आज जो इन्वेस्ट किया गया था उसमें 14%। आज की तारीख में वो 4-5% रह गया। तो कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं तो धोखा है, मानते करता हूं। लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना पाती। जो विपक्ष हमारा है वो कहीं ना कहीं चूक गया है। कांग्रेस की सरकारें जिन प्रदेश में भी हैं, वहां पर स्कीम लागू नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो इनके सर्वप्रिय है अशोक गहलोत जी, जो रहे केंद्र पर ही निर्भर कर रहे हो। सब लोग जी, इसमें ये ओल्ड पेंशन स्कीम क्या मुद्दा जायज है? आप क्या मानते हैं? वहां के सब सरकारी कर्मचारी आप स्वयं रहे हैं, क्या ये मुद्दा वाकई में लोगों को प्रभावित कर सकता है? ये बिल्कुल जायज है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, मैंने आपको परसेंटेज बताया इंटरेस्ट का, कहाँ 14% और कहाँ 4%। इसमें नुकसान तो कर्मचारियों का ही है जिनका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। और यही मुद्दा जो है राज्य के अलग अलग कर्मचारी जो हैं उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसकी, क्योंकि उसका हल ही नहीं है। एक बड़े जो आपके बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि बीजेपी की सरकार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। तो आप पैसा दे रहे हैं, पेंशन लेंगे, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वही आपको लौट के वापस आएगा। और जब आपका इन्वेस्टमेंट ही खतरे में पड़ रहा है, तो कौन इसको मतलब सही कहेगा? तो मैं तो ये मानता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज ए मुद्दा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाने में असमर्थ है, असक्षम है, और इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, दोनों डबल इंजन की सरकार का वायदा दे रहे हैं, तो फायदा। अब जैसे कि जेपी नड्डा जी की बात आई कि जी उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, तो मैं प्रशांत जी ये कहना चाहता हूं कि जेपी नड्डा जी अमित शाह नहीं है। अमित शाह अगर जो उन्होंने अपना दिखाया दम अध्यक्ष के रूप में, जेपी नड्डा में वो बात नहीं है। जेपी नड्डा भी मोदी जी के कंधे पर ही चल रहे हैं, उनका अलग से अपना कोई योगदान आज की तारीख में नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ता हूं कि डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख। आरएसएस की भूमिका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने में सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा छोड़ देते हैं कि वो बीजेपी का वोट बैंक और थोड़ा सा नजदीक आता जाता है। बाकी आगे जी बताएंगे कि इनके यहाँ करवट बैठ रहा है। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि उदयवीर जी बताएंगे।
और उदयवीर जी निश्चित रूप से, क्योंकि हिमाचल की राजनीति को समझते हैं अच्छी तरह से और बड़ा अच्छा विश्लेषण भी उन्होंने कर रहे हैं। उदयवीर जी के पास मैं पुनः आता हूँ। उदयवीर जी से आपने सबलोग जी को सुना और वह जी तो बड़े आशान्वित हैं मोदी जी के करिश्मई नेतृत्व के द्वारा। उनका विश्वास है कि वो बीजेपी कहीं ना कहीं रिटेन कर सकती है। लेकिन जो हमारी जमीनी सच्चाई, जैसे आपने अपने पूर्व वक्तव्य में भी बताया था कि जो मुद्दे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, महंगाई का है, वह लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं। अग्निवीर स्कीम है, वह युवाओं के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारा इससे भविष्य कहीं ना कहीं नुकसान हमें ये योजना कर रही है। प्रियंका गांधी हिमाचल में अपने हिमाचल के निवासी होने का बार बार लोगों से बात कह रही हैं, उनसे जुड़ने का अपना उनका ये कहकर प्रयास है। और इंदिरा गांधी के बारे में भी है, कह रही हैं इंदिरा किस तरह से इंदिरा जी ने हिमाचल को, प्रदेश को नया स्वरूप दिया, बनाया। तो ये जो भावनात्मक एक संदेश है, एक अपील है, क्या लोगों से प्रियंका कनेक्ट कर पा रही हैं? और जो उनके रैलियों में हम ये देख रहे हैं कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनकी रैलियों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो जो उनका संवाद करने की जो शैली है, जो लोगों से कनेक्ट करने का उनको जो शैली है, क्या वह लोगों को प्रभावित कर रहा है? क्या वह कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में प्रियंका गांधी की रैलियां सफल हो सकती हैं? उनका जो संवाद करने का, विमर्श करने का तरीका लोगों से, क्या वह सफल हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में उदयवीर जी? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेरी करूंगा। उसकी एक वजह है। अभी सर ने कहा कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा बैकअप बनती है और वो कहीं ना कहीं वोट बैंक में सुधार की हालात भी पैदा कर देती है। लेकिन हिमाचल जितना छोटा राज्य है, वहां पर आरएसएस का जो एक ऑरा है वो भी उसी ही आकार के हिसाब से है, यानी छोटा है। अब हिमाचल में आरएसएस का रोल इतना नहीं है जितना कि एक तौर पर, सामान्य तौर पर आंका जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो एक गांव है, अगर वहां पे 100 की आबादी है, 100 परिवार वहां पे हैं, तो 100 परिवार में शायद एक परिवार जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। और बकाया जो 99 फैमिलीज जो बचती हैं, उसमें जो भाजपा का कैरेक्टर, वो सिर्फ कमल के फूल को जानता है कि कमल का फूल है। वो मोहन भागवत को नहीं इतना ज्यादा जानता। वो जानता है अमित शाह को, वो जानता है मोदी को, और नड्डा हिमाचल से है तो वो जानता है नड्डा को, और उसके बाद वो जानता है प्रदेश की लीडरशिप को, जो कि भाजपा ने मौजूदा दौर में थमाई हुई है। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो जो हम हिमाचली हैं, हमारी रात लगभग 6 बजे शुरू हो जाती है। हमारा कोई जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा नहीं है जिसमें दौड़ भाग हो और सुबह रात दिन हम लोग दौड़े। तो एक चिंतन का खुला वक्त होता है हम लोगों के पास, इसमें कोई दो राय। रही बात प्रियंका कनेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो हकीकत ये है कि भाजपा के लीडर आते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करते हैं, वो उस विचारधारा की बात करते हैं जिसको वो परचम उठाकर चले होते हैं। आम आदमी की बात वहां पे नहीं आती। और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा ने ये कब्जा पूरे हिंदुस्तान पे करना शुरू किया था, अब वो चीजें भी, उसके नतीजे भी लोगों के सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि वो नतीजे कैसे हैं, किस तरह से हैं, वो अच्छे आ रहे हैं या फिर जो उम्मीदों के खिलाफ आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात प्रियंका की, तो प्रियंका जिस तरह से कनेक्ट कर रही है, वो एक महिला होने के नाते उनका टारगेट ही एक सीधा सा है कि वो लोगों को ये नहीं समझा रही कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो खुला मुकदमा भाजपा के खिलाफ जनता के सामने खोल रही है, जनता के सामने पैरवी कर रही है, और खुद फैसला सुनाने की बजाय कि आप कांग्रेस को वोट करिए, जिस तरह से भाजपा के नेता कहते हैं कि जिस तरह से पहले भी जिक्र हुआ कि आप कैंडिडेट को भूल जाइए, आप कमल का फूल देखिए। तो भाई साहब, जब सरकार बननी है तो चेहरा भी देखना है। कमल का फूल हर जगह सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 10 लोग अच्छे होंगे तो कम से कम दो चार उनके की पंखुड़ियां मुरझाई भी तो होंगी उनकी। तो उस कमल के फूल को वो क्यों देखेगा? दरअसल में ये मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर मैं अगर प्रियंका की बात करूं तो फैसला जनता के ऊपर छोड़ रही है। हर रैली में उन्होंने ये कहा कि फैसला आप कीजिए, आपने किसका साथ देना। जबकि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, कैंडिडेट पसंद आए ना आए, आप बस कमल का फूल पसंद कीजिए। तो ऐसी चीजें हैं जो सर एटलीस्ट भाई साहब, जो हिमाचल की, उसका मनोविज्ञान इस तरह का नहीं है कि वो ऑर्डर को कबूल करे। वो ऑर्डर ही इस तरह का, जिस तरह से रिवाज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। जंग तो इसमें चली हुई है, बीजेपी अड़ी हुई है कि हम रिवाज बदल के रख देंगे।
कांग्रेस कह रही है कि हम लिबास बदलने नहीं देंगे। बट आम आदमी के जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो आम आदमी से जुड़ी बातें हैं, उसमें तो देखा जाए तो कांग्रेस की शायद मजबूरी है कि उसको वो मुद्दे टच करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके निष्पक्ष दूसरी तरफ भाजपा ने उन तमाम मुद्दों से दूरी बनाई हुई है। वो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह का उनको सही कहा भाई साहब ने कि सबको सहारा जो है वो मोदी का है, कि मोदी मैजिक चलेगा और हमारे दिन 10 के 10 रहेंगे। लेकिन ऐसे हालात एटलीस्ट हिमाचल में नहीं। जी जी, जैसा आपने कहा कि जो मनोविज्ञान का आपने बात की मतदाताओं की, निश्चित रूप से जिस तरह की बातें की जाती हैं वह मतदाता किस तरह से लेते हैं, ये तो बड़ा विषय सभी के लिए रहता है। और किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी मतदाताओं को लुभाने का जो प्रयास है वह कितना सफल होता है तो चुनाव परिणाम में बता पाएंगे। लेकिन मैं सवाल एक और आपसे पूछता हूँ, जैसा आपने कहा कि जो वहाँ पे मुद्दे हैं, ओपीएस का आपने बताया था कि जो वर्तमान के मुद्दे हैं वे मतदाताओं को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। लेकिन आपका अगर एक आकलन हम देखें, माने कि सरकार किसकी बनती आपको दिखाई देती है वर्तमान हालत में, आज के हालात में? अभी 2 दिन भी हैं, 3 दिन भी हैं, उसमें परिदृश्य बदलने की पूरी संभावना होती है। राजनीति में कब क्या पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा आज है, की स्थिति में आप किसकी पार्टी की बढ़त दिखाई देती है आपको? देखिए मैं ये फैसला करने वाला कोई नहीं होता हूँ कि बढ़त किसकी है, एक लेकिन मैं आकलन, एक आकलन। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक जो नाटकीयता की भाषा होती है और एक भाषा होती है आत्मीयता की। आत्मीयता की भाषा जो है वो भाजपा की तरफ से नहीं बोली जा रही है। उसमें नाटकीयता जो है, जो भाव है वो नाटक जैसे भाव हैं, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी फिल्मों में होती है उस तरह की डायलॉग डिलीवरी चली हुई है। समाज में किसको किस तरह से कंधा देना है, किस तरह से किसको मजबूत करना है, वो एक आत्मीयता का पुट जो है वो भाजपा में अभी तक तो कहीं नजर नहीं आया। रही बात बकाया 2-3 दिन की, तो माइंड सेटअप हिमाचलियों का एक बड़ी ये शय है इनका दिमाग को नोट करना। ये लोग पहले जिस आचार संहिता लागू होने से पहले ही इनके दिमाग का सेटअप बन चुका होता है और वो लास्ट वक्त तक नहीं बदलता है। शायद 1-2% कहीं फर्क पड़े, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन फर्क यही है भाजपा और कांग्रेस में कि भाजपा की जो डायलॉग डिलीवरी है उसमें नाटकीयता जो है वो शरेआम दिखती है, और कांग्रेस में देखा जाए तो उन्होंने वही मुद्दे पकड़े हैं जो लोगों की आत्मा के साथ जुड़े हैं। और जो संवाद हो रहा है, अगर आप प्रियंका गांधी की रैलीज भी देखेंगी तो वो बच्चे को माँ के साथ जोड़ रही है, बच्चे के भविष्य को माँ की मेहनत के साथ जोड़ रही है। जबकि अगर भाजपा की बात करें तो वो राष्ट्रवाद, जिसमें जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो ये आपने कि संवाद शैली का बड़ा महत्व होता है, और बीजेपी जहां राष्ट्रवाद से मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करती है, वहीं प्रियंका गांधी वहां के मुद्दों से उन लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। कार्यक्रम का अंतिम चरण में थे हम, निर्मल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो निर्मल जी का ही वक्तव्य लेके इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। निर्मल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और निर्मल जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ साहित्यकार हैं, विश्वविख्यात साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, और आज किन्हीं कारणों से वो जुड़ नहीं पाए समय से, कहीं ना कहीं आज उनकी व्यवस्था जरूर रही होगी। और निर्मल जी आज हमारे साथ उदयवीर जी थे, उदयवीर पठानिया जी, हिमाचल से धर्मशाला से सीधे जुड़े हुए थे। हाँ, ये वहीं के निवासी, अभी सुन रहा था। हाँ जी जी, वहीं के निवासी हैं, और पूरी राजनीति की वहाँ पर बहुत गहरी समझ है इनकी। साथ में सब लोग जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर क्योंकि हम लोग आ गए हैं, तो जो हिमाचल चुनाव के संदर्भ में आज ये विषय था, आपने जानते ही हैं। अंतिम जो आज समापन है आपके द्वारा होगा इस कार्यक्रम का, कि जो विश्लेषण है पूरा राजनीतिक घटनाक्रम पे हिमाचल की, कहाँ चुनाव आपको ज्यादा दिखाई देता है। और जो उदयवीर जी की बातें आपने सुनी, उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हिमाचल में आकर चुनाव प्रचार कर रहा है और किस तरह से लोगों से संवाद स्थापित कर रहा है, उसमें उन्होंने नाटकीयता और आत्मीयता का 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने रेखांकित की। आप क्या समझते हैं? और जो मुद्दे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का, महंगाई का, बेरोजगारी का, इस तरह के जनमानस को छूने वाले मुद्दे हैं, मतलब आपका क्या नजरिया, आपका क्या है कि विश्लेषण की किस तरह से हिमाचल का चुनाव आपको ज्यादा दिखाई देता है? निर्मल जी। देखिए, ये जो इस समय सरकार, मौजूदा सरकार है, इसके खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर बाकायदा मौजूद है और पूरी मुखरता के साथ मौजूद है। पर प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इस जो एडवांटेज या जो एज हैं उसको स्वीकार करने वाला या उसको सामने उठाने वाले कोई फिलहाल एकजुट होकर कोई विपक्ष मुझे दिखाई नहीं देता। अभी जो ये सारी लड़ाई अभी जो कुछ भी दिखाई दे रही है एक तरफा दिखाई दे रही है, या आगे चलकर
जनता जब इनसे इतनी हताश हो चुकी होगी तभी इनके, क्योंकि देखिए सेब का जो उत्पादक है वो इनके खिलाफ है। अभी ये उदयवीर जी एक उसकी बात कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये 2005 में खत्म हुई और उसके 2006 से एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में 17 साल हो गए। यदि ओल्ड पेंशन स्कीम कोई लागू करना चाहेगा भी तो वो कैसे कर पाएगा, ये बेहद उलझी हुई पहेली है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूज किस्म का पैसा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। वो पैसा कहाँ से आएगा? 17 साल में आप कौन सा फॉर्मूला इजाद करेंगे जिससे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जा सके? सवाल ये बात का है, इस समय कर्मचारी यूनियन भी उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जब 2005 में ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई थी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि देशव्यापी विरोध इसका उसी समय क्यों नहीं हुआ। आज पूरे पूरे का पूरे 17 साल से ऊपर 17.5 साल बीत चुके हैं इसे, यानी कि एक पीढ़ी भर्ती होने के बाद अब फिर रिटायरमेंट के नजदीक जा रही है। अब ये तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। जिस समय न्यू पेंशन स्कीम, दरअसल न्यू पेंशन स्कीम, आप मेरी बात को स्वीकार करें, ये एक धोखा है। ये किसी को भी कभी भी ठीक तरीके से मिलने वाली नहीं। उसकी वजह यह है कि इस पैसे का जो न्यू पेंशन स्कीम में जो फंड जनरेट होता है, उस फंड की देखरेख के लिए 4 ऐसी लोगों को रखा गया है कि जिसको ऐसा समझ लीजिए कि दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा रही है। वो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, वो जो उसके कस्टोडियन है, वो मेरी बात को यकीन जानिए वो उसे पहले ही खा जाएंगे। तो न्यू पेंशन स्कीम भी एकदम एक फेक है, धोखा है। पर प्रॉब्लम ये हो गई है जो 17 साल आपने निकाल दिए, 17.5 साल निकाल दिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि यूनियन उस समय भी थी, एसोसिएशन उस समय भी थी। उसी समय जब ये ऊट पटांग समझौते हो रहे थे, तो उस समय ये बाकी के लोग सो कर रहे थे। एक बात अभी भी यहाँ वो कह रहा है, ये हिमाचल के अंदर और तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि सेब उत्पादकों का की बड़ी जटिल समस्या है। वहाँ का मेन धंधा यही है, उनका नाम उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अब इसमें बीजेपी बिल्कुल हार सकती है, एक छोटा सा राज्य है, पर इसलिए नहीं हारेगी। ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं हारेगी, क्योंकि उसको काउंटर करने वाला, उसका मुकाबला करने वाला, उसका प्रतिकार करने वाला, उनकी नाटकीयता को रेखांकित करने वाला, उनकी धोखाधड़ी को सामने लाने वाला कोई एक दल ठीक से है ही नहीं। जो कांग्रेस से लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, पर कांग्रेस तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उसके एजेंडे में तो फिलहाल हिमाचल कभी कहीं है ही नहीं। तो जब आपके एजेंडे में हिमाचल है ही नहीं, तो फिर हिमाचल में क्या होने वाला है? वही होने वाला है कि ले देकर आप, जब आदमी विकल्पहीनता की स्थिति में क्या करता है, वो उसी चीज को बार बार दोहराता है। तो वहां की जनता के पास भी जब विकल्प ठीक से मौजूद ही नहीं है, तो और ये जनता अभी इतनी जागरूक नहीं हुई है कि वो अपने लिए विकल्प खुद ढूंढ निकाले। और एक तरह से देखा जाए, आपने भी हिमाचल की तरफ से हाथ खींच के अपने सारे रिसोर्सेस को वो गुजरात ले गए हैं। तो हिमाचल में एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी को वॉक ओवर की स्थिति है। बाकी होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या दिसंबर की जो मतगणना की तारीख है वही बता पाएगी। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा कि जो समय तो बताएगा ही कि सरकार किसकी बनती है, मतदाता किसके पक्ष में एकजुट होते हैं, क्या किसे सरकार को जिताते हैं। तो उदयवीर जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उदयवीर जी से एक आखिरी रिमार्क लेके समापन करते हैं। मैं यहाँ पे एक हाथ जोड़ के भाई साहब से माफी मांगूंगा जो मैं बात कहने कि एक और एक ना दबाव सा क्रिएट हो गया है देश की सियासत में कि बीजेपी है और अमित शाह है, मोदी हैं, तो इन लोगों के लिए कोई वो नहीं है। आम आदमी को क्यों हल्का गिना जा सकता है? अगर ये लोग भी बने हैं तो आम आदमी की वजह से बने। अगर आप निष्पक्ष तौर पे बीजेपी की बात करें और वहां से किसी आम आदमी को पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि तुम बीजेपी में किसको अपना बनाने पे राजी हो, जिसमें ये लगे कि तुम्हें भी अपना भला नजर आ रहा हो, कि हम ये जो जिस तरह की सियासत बीजेपी के खाते से होती रही है, तो आप अपना नेता बताइए। सबसे पहले नाम आता है नितिन गडकरी का।
नितिन गडकरी आज की डेट में हाशिए पे हैं अगर देखा जाए उस परिस्थितियों से तो। लेकिन हमें, अगर भाई साहब ने बात करी सेब इंडस्ट्री की, वो एक छोटा सा पार्ट है हिमाचल का, शिमला से ऊपर का, कुछ चंबा का, कुछ कुल्लू का, 4,500 5,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। तो वो एक जो छोटा सा पार्ट है, हालांकि उसका आर्थिकी में बहुत ज्यादा योगदान है, लेकिन बकाया हिमाचल तो देखा जाए तो जनाब, नींबू जैसे आम, ऐसी ऐसी वो जो फसलें हैं, और वो भी कोई वाणिज्यिक तौर पे नहीं मानी जा सकती कि इतना ज्यादा फायदा देती होगी। तो जब हमें आकलन करना है, जब जरूरतें देखनी है, और अडानी ने क्या किया, अगर वही बात आ जाए, सेब लॉबी की बात आ जाए, सेब लॉबी आज की डेट में परेशान है। अडानी ने खुद अपने दाम तय करे कि इतना भैया इतना दाम मिलेगा, पेटी बेचनी है बेचिए, नहीं बेचनी है अपने पास रखिए। तो गुस्सा या प्रेम बड़े आदमी का ही नहीं देखना चाहिए, गुस्सा और प्रेम जो है वो आम आदमी में भी उतना ही भाव रखता है जितना कि बड़े नेताओं में। तो ये थोड़ा सा फर्क हम जर्नलिस्ट को भी समझना चाहिए, क्योंकि जनरल पब्लिक में हमने रहना है, तो जनरल पब्लिक का व्यू जो है उसके ऊपर कम से कम नेताओं का, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह, मोदी, कोई भी हो, हमें अपने दिमाग का, जो हिमाचल में मैं देख रहा हूँ, हिमाचल के लोग जो है वो एक बड़े खुले तौर से अपना दिमाग खुला रखे हुए हैं। हो सकता है कि कल को ये मोदी को ही, बीजेपी को ही दे दें अपना बैकअप। तो वो चीजें हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा इस सारे मसले में। और नहीं, बहुत अच्छा आपने एक बहुत अच्छी बात सार्थक विश्लेषण किया। और जो जमीन की राजनीति, क्योंकि आप वहां से देखते हैं हिमाचल में, क्योंकि आप वहां के निवासी हैं, और हिमाचल की जनता की जो मनोविज्ञान है, जैसा आपने कहा, उसको आप समझते भी हैं, क्योंकि आप भी उसी हमें के स्थानीय निवासी हैं। तो जैसे चर्चा हिमाचल चुनाव के संदर्भ में थी आज हमारी, तो हमारे जो आज अतिथि थे संवाद इंडिया के मंच पर, उन्होंने अपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण कर हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। इस बातों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं, और मैं पुनः जो हमारे संवाद इंडिया के मंच पर अतिथि थे उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उदयवीर पठानिया जी हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, और आगे भी चर्चाओं में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने, क्योंकि चुनावी सरगर्मी के दौर में, क्योंकि सबकी व्यस्तता रहती है चुनाव को कवर करने का, उनको भी अपने जो ब्रॉडकास्ट है उनका उसके लिए रहते हैं, वो विभिन्न समाचार एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, तो उस बीच में उन्होंने हमारे समय निकाला, तो उनके विशेष रूप से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही निर्मल जी देर से जुड़े हैं, आज कहीं किन्हीं कारणों से व्यस्त रहे, उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और सब लोग जी, उनकी शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई ना कोई परेशानी रही, फ्रीज हो जाती वीडियो बार बार उनकी आज हमारे साथ, और लेकिन जुड़े रहे हमारे साथ वो, उन सब परेशानियों के बावजूद भी उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं, और आप सभी से आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।